नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी की दोस्त, आप सभी की होस्ट, आप सभी की चहेती। इस नाम से आप सब मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस, क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगले महीने से सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अभी शायद जनवरी लास्ट तक तो प्री बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसा घर में माहौल होना चाहिए, कैसे बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमें मोटिवेट करना है, उन्हें एनकरेज करना है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल अग्रवाल, आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर। इस नाम से आप मुझे सभी जानते हैं, पहचानते हैं। आज का फेसबुक लाइव सेमिनार शुरू करने से पहले कुछ एक बातें हम आपस में कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, ये मैंने जानबूझकर सरप्राइज रखा था। हालांकि आप में से जो भी पेरेंट्स आज जुड़े हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आधा जनवरी जा चुका है, ऑलमोस्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स फरवरी में शुरू होने वाले हैं और छोटी क्लासेस में भी फरवरी एंड तक या मिडल तक एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अपने आप एक फोबिया, एक डर, एक डिप्रेशन दिमाग में आता जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि उस डिप्रेशन से, उस फोबिया से कैसे डील किया जाए, कैसे हम अपने मन को, अपने दिमाग को फ्रेश रख सकते हैं, एग्जाम्स के लिए फिट रख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमारे पुराने टाइम से बहुत बार कही गई है कि फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। अब मेंटल हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जनरली ये बात सुनने में आती है कि जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आए, किसी बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? बच्चा इतना ज़्यादा फोबिया में क्यों चला जाता है? इतना डिप्रेशन में क्यों चला जाता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात, कारण से ज़्यादा हम बात करेंगे इनके निवारण पर, कि आखिर इन सभी प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आज के इस लाइव सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे साथ जुड़े। कुछ एक परेशानियां रहती हैं जो कि टेक्निकल कह लीजिए, या कुछ मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से, कुछ स्टाफ मैनेजमेंट की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हालांकि इच्छा बहुत थी कि आप सभी से नए साल पर भी मिला जाए, कुछ बात की जाए, लेकिन उस दौरान कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो मैं आपसे न्यू ईयर पे रूबरू नहीं हो सकी। सबसे पहले तो आज लोहड़ी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज पूरा भारत देश हमारा कहीं बिहू के नाम से, कहीं लोहड़ी के नाम से, या कहीं पर इसको पोंगल के नाम से, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से आज का त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले टॉपिक से। सबसे पहले बात आती है, बच्चों को ये सिखाया जाए कि हमें जीवन में बनना क्या है। जब तक जीवन में एम डिसाइड नहीं होता है, हमारा जीवन ठीक उस एक नदी की तरह होता है, एक नाव की तरह होता है जो नदी में बहे जा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आखिर जाना कहाँ है। आज जब मैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में जब ऑफलाइन सेमिनार करती हूँ, वहाँ बच्चों से ये पूछा जाए कि आखिर आपको बनना क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, जब स्कूल के बच्चों से बात होती है तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर्स आते हैं। कोई कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आंसर्स होते हैं।
लेकिन मैं जो बात वहां पर बच्चों को कहती हूँ वही आज मैं पेरेंट्स को ये बात इस सेमिनार के जरिए पहुंचाना चाहती हूँ। यदि कुछ स्कूल के या कॉलेज के बच्चे आज सेमिनार में मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, पायलट ये सब बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई से, आप अपनी मेहनत से आराम से अपने इस एम को अचीव कर सकते हैं, लेकिन इस एम से पहले आपका सबसे बड़ा, सबसे मेन जो उद्देश्य है जीवन का, वो होना चाहिए कि हमें एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना है। आज बहुत बार हम न्यूज़पेपर्स में ये बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया में, न्यूज़ में आती हैं कि कोई आईएएस के घर रेड पड़ गई, उस रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ऐसे में अगर आप आईएएस ऑफिसर बन भी गए तो क्या किसी स्कूल और कॉलेज ने आपको रिश्वत लेना सिखाया? क्या किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को रिश्वत लेना सिखाया? नहीं। ये हमारे संस्कारों पर, हमारी परवरिश के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जो सबसे मेन बात आती है वो ये कि जब हमने अपनी लाइफ में एक एम सेट कर लिया, मान लीजिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपकी चॉइस है, पेरेंट्स को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को कभी भी बच्चों के ऊपर ना थोपें। कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, जब मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट जब काउंसलिंग करती हूँ, कि कुछ पेरेंट्स के अपने सपने जो वो पूरे नहीं कर पाए किसी भी कारण से, उनकी ये इच्छा रहती है कि उनका बच्चा उस सपने को पूरा करे। वो अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपने को जीना चाहते हैं। देखिए, आप कभी इस चीज को गौर कीजिएगा कि आपके हाथ की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है, फिर आपके और आपके बच्चे के सपने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हर एक का अपना अपना टेस्ट है, अपने अपने ड्रीम्स है, अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना पैशन है, अपना अपना कैलिबर है, अपना अपना टैलेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को यदि आगे बढ़ने देते हैं, उसे अपने सपनों की तरफ बढ़ने देते हैं, फिर आप रिजल्ट देखिए। क्योंकि आप जब अपने सपनों को बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, उस तरफ अगर बच्चा बिना मन के वो काम कर भी रहा है, सिर्फ आपकी खुशी के लिए या आपके प्रेशर में आकर, बच्चा अपना 100% इनपुट उसमें नहीं दे पाएगा। और जब 100% इनपुट ही नहीं जाएगा तो आप 100% रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात यही आती है कि जब बच्चा अपना एम, अपना गोल, अपना उद्देश्य डिसाइड करता है, कभी भी बच्चे को प्रेशराइज ना करें, उसे अपने सपनों की उड़ान खुद चुनने दें, उस दिशा में उसे खुद से आगे बढ़ने दें। हमेशा एक बात याद रखिए, बतौर माता पिता आपका फर्ज जो है वो एक बागबान बनने का है। आपने जो फूल खिलाए हैं, जो गुलिस्तान लगाया है, उसकी रख रखाव करने का आपका फर्ज है, न कि उसको अदर तरीके से दूसरी डायरेक्शन में लेके जाए। अब नेक्स्ट बात आती है मोरल वैल्यूज की, जो मैं हर अपने सेमिनार में कहती हूँ कि सबसे पहली बात, बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य कैसे बोए जाएं। आज हर बच्चा वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागता जा रहा है, चाहे वो खाना पीना हो, पहनावा हो, बातचीत हो, उसकी शैली हो, हर तरीके से बच्चा वेस्टर्न होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय संस्कार है, हमारे जो भारतीय मूल्य है, हमारी जो नैतिकता है, वो खोती जा रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस चीज का, आज हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए। भाई, हिंदी में क्या बुराई है? एक छोटी सी बात सोचिए, आप बड़े गर्व से जब कहीं कोई देशभक्ति की बात आती है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आपको हिंदी में शर्म क्यों? अभी मैं परसों एक सीरियल देख रही थी, उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटी सी क्लिपिंग थी, एक्चुअली सीरियल्स में नहीं देखती हूँ।
एक सोनी चैनल पे सीरियल आजकल आ रहा है पुष्पा के नाम से, उसकी क्लिपिंग थी जो हिंदी दिवस के ऊपर बहुत वायरल हुई। और उसका एक फेमस डायलॉग मैं आप सबसे यहाँ शेयर कर दूं कि इंग्लिश भाषा तो सिर्फ और सिर्फ एक खिड़की है जिससे हम बाहरी दुनिया की तरफ झांक सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा हमारे मन के अंदर खुलने वाला दरवाजा है। तो एक खिड़की के लिए हम अपने मन के दरवाजे को कैसे बंद कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज आप खुद भी इस बात को एग्री करेंगे और कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा मेरे कहने से भी, कि आप कहीं पर इंग्लिश में बात करते हैं और उसके बाद जब आप अपने घर में आकर अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से या अपने फ्रेंड सर्कल में जहां आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, वहां जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको दोनों में से कहां ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है? इंग्लिश सीखिए, एक स्किल के तौर पर सीखिए, सिर्फ एक भाषा के तौर पर उसको सीखिए, लेकिन हमारी जो भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है। उसको अपनाने में, उसको बोलने में, उसे अपने बच्चों को सिखाने में शर्म किस बात की? आज यदि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है तो क्या उन्हें शर्म आती है? नहीं। इसी तरीके से यदि हमारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, हमारा बच्चा यदि इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में वीक है, तो इसमें शर्माने की क्या बात? इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट ओनली अ स्किल। हिंदी भाषा का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, बच्चों का जो आजकल के समय में बढ़ता हुआ महंगा जीवन स्तर, हर बच्चे को कम से कम 40 से 50 हजार वाला मोबाइल चाहिए। बच्चे यदि आपके कॉलेज में हैं और तो उनको 2-2 लाख वाली आजकल मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक्स चाहिए। तो इन सब चीजों की तरफ बच्चों को थोड़ा सा आप डायरेक्शन उनकी डाइवर्ट कीजिए। बच्चों को ये सब लग्जरीज देने में बुराई नहीं है, लेकिन उन लग्जरीज का हैबिचुअल बनाना वो गलत है। बच्चे जब कल को बड़े हो जाते हैं, अपना कमाने लगते हैं, तब वो कितने की भी खर्चा करे, कितनी भी महंगी से महंगी चीजें लाए, वहां बुराई नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, क्योंकि कई बार इन चीजों का असर मध्यम वर्गीय या थोड़ा सा उससे भी अगर निचले स्तर के परिवार हैं उनके बच्चों पर होता है। कुछ बच्चे अपने दोस्तों को, सहेलियों को जब महंगी चीजें यूज करते देखते हैं तो वो भी डिप्रेशन में आने लगते हैं। तीसरी बात, रिस्पेक्ट ऑफ फूड। बच्चों को सबसे पहले ये चीज सिखाइए कि हमें अन्न का, भोजन का अनादर नहीं करना है। आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, शायद कुछ एक परिवार किसान पृष्ठभूमि से भी आते होंगे, जिनका बैकग्राउंड जो है वो फार्मर फैमिली से हो, एग्रीकल्चरल फैमिली से हो। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को कि कितनी मेहनत से अन्न उगाया जाता है। ना चिलचिलाती धूप देखी जाती है, ना कड़कड़ाती ठंड किसान देखता है, हर परिस्थिति में। और यदि 1 साल 2 साल बारिश नहीं आए फिर तो कहना ही क्या। जब इन सब परिस्थितियों से निकलकर इतनी मेहनत से अनाज उगाया जाता है और उसके बाद उसकी वेस्टेज होती है, बच्चों को आप राष्ट्रीय संसाधनों का सही उपयोग सिखाइए। आज हम किसी भी रेस्टोरेंट, होटल में जाते हैं, वहां हम 5 चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है, हम कर सकते हैं। लेकिन जो संसाधन उसमें यूज हुए हैं, जो अनाज, पानी, मसाले, जो भी चीजें, वो राष्ट्रीय संसाधन हैं, उनको वेस्ट करने का आपका या मेरा कोई भी राइट नहीं बनता है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट ऑफ मनी। ये बात हम अभी करके चुके हैं कि बच्चों को पैसों का महत्व बताइए। कोरोना काल गया, लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख जेब में लेकर घूम रहे थे कि हमें किसी हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाए। हम सब ने हालत देखी है। पैसों की वैल्यू जैसे जैसे आप बच्चों को सिखाएंगे, जितना उसके बारे में बताएंगे, किन किन परिस्थितियों से निकलकर पैसा कमाया जाता है,
वो बच्चों को आज सिखाना और समझाना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है अब जो हम बात करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप समय की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत टॉपर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछकर देखिए एक एक मिनट उनके लिए कितना कीमती होता है। इसके लिए आपको सीधा सा फॉर्मूला आज हम डिस्कस करते हैं। दिन में 24 घंटे हैं, उसे हम 8 + 8 + 8 इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। अब इसका क्या, पहले 8 घंटे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अब कुछ एक पेरेंट्स कहेंगे या स्टूडेंट्स मुझे ये बात कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम 8 घंटे एक साथ कैसे पढ़ें। यहाँ समझने की जरूरत ये है कि हमें 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है। वो चीज मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी जानते हैं कि 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन 24 घंटे में से 8 घंटे हमें अपनी पढ़ाई को देने हैं। आप इसको 2-2 घंटे के सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1-1 घंटे में, जिस भी तरीके से आपको कन्वीनियंट हो। 3-3 + 2 ऐसे करके आप कर सकते हैं। 8 घंटे हमने पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, उसके अलावा कोई किंतु परंतु कोई दूसरी बात नहीं। फिर आता है दूसरे 8 घंटे की हम बात करते हैं, वो है आपके रेस्ट के। रेस्ट यानी आपको प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। फिर से मैं उसी बात पर आ रही हूं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। ये बात हमारे स्कूल टाइम में, मेरे स्कूल टाइम में मेरे टीचर्स लोग कहा करते थे। यदि आप फिजिकली फिट हैं, फिजिकली आप हेल्दी हैं, तभी आप एक हेल्दी माइंड आप रख सकते हैं, आप हेल्दी सोच सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए कम से कम 8 घंटे की एक साउंड स्लीप, हेल्दी स्लीप बहुत जरूरी है। उस वक्त आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई डिप्रेशन, कोई फोबिया, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना। अब आते हैं हम तीसरे सेक्शन पे, जो तीसरे 8 घंटे 24 में से, उसका क्या। आप और मैं, कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स की हम बात करें, या मैं खुद की बात करूँ, हम डेली एक सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अगले दिन के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। अपने डेली जो प्लानर डायरी होती है उसमें हम डेली की लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें ये काम करना है, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे ये मीटिंग है, इतने बजे कोई मिलने आने वाला है, या हमें इसको फोन कॉल करना है, किसी को रिसीव करने जाना है, किसी को ड्रॉप करना है, व्हाटएवर। बहुत सारे काम हम अपनी लिस्ट में लिखते हैं। लेकिन आप में से और मुझ में से कितने लोगों की लिस्ट कंप्लीट होती है, आप बताइए। नहीं होती है। आप शाम को अपनी वो लिस्ट चेक कर लीजिए, 2, 4, 5, 6 कुछ ना कुछ काम जरूर छूटते ही छूटते हैं। रीजन क्या? क्योंकि वो लिस्ट हमारी थी। अब उस लिस्ट में सामने से किसी ने, अगर आपके पास कोई ऐसा फोन आ गया, आपके 5 मिनट 10 मिनट उस फोन कॉल पर चले गए, या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई आपसे मिलने आ गया, 10 मिनट उसने बिगाड़ दी, पूरी लिस्ट में से 2 काम छूट गए। तो ये लिस्ट कभी पूरी होती ही नहीं है। ये तीसरे 8 घंटे का जो सेक्शन हमने रखा है वो ऐसे कामों के लिए है कि आप ट्यूशन जा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, या कुछ ऐसा अनवांटेड कुछ बीच में आ गया, फोन कॉल है, कोई मिलने वाला है, कोई घर पे गेस्ट आ गए, या आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमने ये तीसरा 8 घंटे का सेक्शन रखा है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की, जो कि एग्जाम्स के बाद, अब जब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी उसके लिए एक ये बीच में टॉपिक हमने डाला है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाए। हालांकि ये बात जैसे ही आज मैंने सेमिनार शुरू किया हम कर चुके हैं,
पेरेंट्स को खास तौर पर कह दूं, बच्चों के ऊपर अपने सपनों को मत थोपिए, प्लीज बंद कीजिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन में बच्चे की चॉइस के हिसाब से, उसके पैशन के हिसाब से, उसके कैलिबर के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से उसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने दीजिए कि उसे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। या आज के टाइम में तो बहुत सारी फैकल्टीज और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ओपन हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। एक चीज छोटी सी यहाँ समझने की जरूरत ये है पेरेंट्स को कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आज हर माँ बाप ये क्यों चाहते हैं, इस दौड़ में क्यों भागे जा रहे हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेडिकल में एडमिशन ले, नॉन मेडिकल में एडमिशन ले या सीए ही बने? ऐसा क्यों? सोचकर देखिए, यदि सारे ही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और सीए बनने लगेंगे तो बाकी के काम करेगा कौन समाज में? इससे एक सोशल इम्बैलेंस की सिचुएशन भी आने की स्थिति बन जाती है। इसीलिए भगवान ने जो व्यवस्था करके भेजी है, हर बच्चे को एक अलग टैलेंट देकर भेजा है, एक अलग कैलिबर देकर भेजा है। हम उस नेचुरल सेटलमेंट को अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी में इम्बैलेंस ही आने वाला है। इसके लिए आज पेरेंट्स को तो मैं खास तौर से ये बात कह रही हूँ कि प्लीज बच्चों को बख्श दीजिए, बच्चों के ऊपर अपने सपनों को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को मत ला दिए। ठीक है, मानती हूँ कि कुछ सपने हमारे रह जाते हैं जो हमारे टाइम में किसी भी कारण से हम नहीं पूरे कर पाए, लेकिन हर बच्चे में एक अलग कैपेसिटी है। आप उसको उस दिशा में बढ़ने दीजिए और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए। 3 इडियट्स मूवी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको उसमें याद होगा, एक फ्रेंड था रेंचो का, जिसके पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन वो वाइल्ड फोटोग्राफर बनना चाहता था। तो मतलब मैं बच्चों को ये तो नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा मूवीज देखिए, बट अगर किसी मूवी से, किसी सीरियल से या किसी भी सोशल मीडिया से अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है। सोशल मीडिया यूज कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में यूज कीजिए, नेगेटिव वे में नहीं। अब यहाँ हमारी बारी आती है एज ए पेरेंट कि हमें ये देखना है हमारा बच्चा इन गैजेट्स का यूज कैसे कर रहा है एग्जामिनेशन टाइम में, स्पेशली चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल है, वो अब हमें ये देखना है। एक साइलेंट वॉच रखनी है बच्चे के ऊपर, जरूरी है, क्योंकि आज मोबाइल में बहुत कुछ है, कंप्यूटर में बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम टाइम में क्या बच्चा उस गैजेट का प्रॉपर पॉजिटिव यूज कर रहा है या नहीं, ये वॉच हमें एज ए पेरेंट रखनी ही पड़ेगी। जब नई क्लास स्टार्ट होती है, आपको एक छोटा सा टिप्स और बताऊं मैं कि किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स अच्छे से भी अच्छे ला सकते हैं। जब नई क्लास स्टार्ट होती है, नया सेशन स्टार्ट होता है, मान लीजिए अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं, मार्च लास्ट वीक में बुक्स, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, वट जो भी हमारी नीड्स होती हैं, हम सब ले आते हैं। अब वो मार्च लास्ट वीक से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक का टाइम आप बच्चों के पास खाली है, आपको कुछ भी नहीं करना, रिजल्ट भी आ चुके हैं, एग्जाम भी हो चुका है, सब कुछ, यू आर टोटली फ्री। आपको उस टाइम में सिर्फ करना इतना है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आई हैं, आप सिर्फ उनको रीड करते रहिए, आप सिर्फ उनको बस रीड करते रहिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। उससे होगा क्या, ये मैं आपको मेरा एक्सपेरिमेंटेड टेस्टेड नुस्खा बताने जा रही हूँ, टिप्स देने जा रही हूँ। इससे होता क्या है कि जब क्लास में टीचर आपको वो चैप्टर, वो सिलेबस जब करवाएंगे, आपने रीड किया हुआ है, 50% काम तो आपका तभी हो गया था, आपको नहीं पता उस टाइम, लेकिन जब टीचर आपको क्लास में कराएगा, आपको वो सारी चीजें आपके माइंड में रिकॉल होती जाएंगी कि हाँ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, ये मैंने कहीं रीड किया है,
वो सब चीजें आपके माइंड में रिकॉल होंगी उस टाइम में। 50% काम आपका तब हो गया था जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपकी रिवीजन हो गई, सब आपको रिकॉल हो गया। 25% काम आपका तब कंप्लीट। टोटल टिल देन 75% योर स्टडीज कंप्लीट। अब बात करते हैं बाकी 25% की। वो कैसे हो? वो रिवीजन के टाइम पे जब एग्जाम्स आ रहे हैं आपने पढ़ना है, सिंपल। 100% आपने कर दिया, उसके बाद रिजल्ट के टाइम पे 90-95% तो इजीली आ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि हमने अपना टाइम कहाँ और कैसे यूज करना है। इसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के लिए कुछ घर में भी इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो उनका फ्री टाइम है, जो मैंने सेकंड सेगमेंट आपको दिया था 8 आवर्स का, सॉरी थर्ड सेगमेंट, सेकंड में तो हमने एक हेल्दी स्लीप की बात की थी, जो थर्ड सेगमेंट था उसमें जब हमारे पास खाली टाइम है, ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन ऐसे पढ़ रहे हैं तो आज हमें बैक एक भी होगा, आईज में भी पेन होगा, तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना है, कुछ टाइम के लिए 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपका इंटरेस्ट है, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को या आपकी चॉइस की कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है, लाइक पेंटिंग है, डांस है, सिंगिंग है, जो भी आपका शौक है, जो भी आपका टैलेंट है, आप उसको भी जरूर से टाइम दीजिए। मैं बिल्कुल ये चीज कभी भी अपने किसी भी सेमिनार में नहीं कहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आप बिना मन के यदि बुक्स लेके बैठे हैं तो चाहे आप 24 में से 25 घंटे भी बैठ जाइए, रिजल्ट विल बी 0 एंड ओनली अ बिग 0। जरूरी ये है कि जब वो आप 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, वो 8 घंटे कंप्लीटली 100% विदाउट एनी अदर थॉट, विदाउट एनी अदर व्यू इन योर माइंड, that should be completely towards your studies, without any negativity, without any social thought, without any family views, nothing else। जब आप 100% इनपुट देंगे तो आउटपुट भी वैसा ही आएगा, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी थ्योरी है, इनपुट एंड आउटपुट। हम कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, तो सिंपल सा एक ये फंडा है कि जैसा इनपुट जाएगा उसी के बेस के ऊपर आपको आउटपुट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम ओवरऑल पर्सनालिटी की। यहाँ पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत है, बच्चों के पीछे भागते हैं। मैं जो आजकल ना बहुत नया सा ये सब देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों में कंपैरिजन बहुत करते हैं। जैसे जब कोई 4 मम्मियाँ या 8-10 पेरेंट्स इकट्ठे होते हैं कहीं स्कूल की पीटीएम में या सोसाइटी में नीचे गार्डन में, उस वक्त जो पेरेंट्स की डिस्कशन होती है जनरली मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कभी ज्वाइन नहीं करती हूँ। रीजन बीइंग कि अगर आप उस डिस्कशन में जाते हो, ठीक है जाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर अगर आप खड़े रह गए, 5 मिनट से अगर ज्यादा आप वहां इन्वॉल्व हो गए, डेफिनेटली आपको डिप्रेशन होने वाला ही। उस डिस्कशन में होता क्या है, मेरा बच्चा तो ये क्लासेस जा रहा है, मेरे बच्चे के इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए, मेरे बच्चे ने ये इसमें इतना स्कोर किया, मेरे बच्चे को इसमें मेडल मिला, मेरे बच्चे ने इसमें टॉप किया। तो जो मीडियम या थोड़े से लोअर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को तो डिप्रेशन आने वाला ही है, और घर जाके वो सारा डिप्रेशन फिर बच्चों के ऊपर निकलता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है एक्चुअली। नेगेटिविटी जो है वो अपना रास्ता बनाती है और पॉजिटिविटी अपना रास्ता बनाती है। तो जैसे थॉट्स आपके होंगे वही वे आउट निकलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अब आपको सोचना है। अल्टीमेटली होता क्या है, पेरेंट्स को अब बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी सबके बच्चे तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इतने कॉलेज ही नहीं है, उतनी सीट्स भी नहीं है, करोगे क्या? हर बच्चे का माइंड अलग है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका टैलेंट है, जो उसकी चॉइस है, उसे उस हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए।
उसे उसके सपनों का आसमान दीजिए और उसमें उड़ने दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप देखते होंगे किसी पेड़ पर कोई पक्षी बैठा है और बाय चांस वो पेड़ काटने वाला कोई वहां पहुंच गया और उसी शाखा को, उसी टहनी को वो काट रहा है जिसके ऊपर पक्षी बैठा है। पक्षी को कभी कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या वो उस काटने वाले को देखकर उड़ जाता है? कभी नहीं। कारण क्या? कभी सोचिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग आंसर इसका मिलने वाला है। कभी भी वो पक्षी वहां से नहीं उड़ता है। सोचकर देखिए, क्या उसे डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा, जैसे ही ये टहनी कटेगी मैं नीचे गिर जाऊंगा? ना तो उसे उस टहनी पर भरोसा होता है, ना उस काटने वाले पर भरोसा होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पंखों पर भरोसा होता है कि अगर टहनी जैसे ही कटकर गिरेगी भी मैं तो तुरंत उड़ जाऊंगा। ठीक उसी तरह अपने बच्चों को उसके सपनों के पंख दीजिए, उसे सपनों का आसमान दीजिए और उसे उड़ने दीजिए एक नई ऊंचाइयों के लिए। बच्चों का कंपैरिजन आप बंद कीजिए, बच्चों को इस तरीके से डिप्रेशन में लाना बंद कीजिए। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारे ऑडियंस हमारे साथ आज जुड़ी हैं, तो सभी का फिर से एक बार स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू कि आप अपने टाइम में से हमारे साथ थोड़ा सा अपने टाइम शेयर किया। लेकिन बच्चों के सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के पीछे न भागकर उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के पीछे अगर आप भागेंगे, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल either for you as a parents or for your children। आजकल एक नया सा समाज में ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत जगह जगह मैं देखती हूँ क्लासेस चलती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोचिंग क्लासेस। एक दो बार मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि आखिर उन क्लासेस में होता क्या है, एक दो दिन की डेमो क्लास के लिए मैं भी गई। मतलब मुझे तो कोई ज्वाइन भी नहीं करना था, सिर्फ देखने के लिए कि ये समाज में अब नया शोषा क्या चला है, क्या है, पता चले अपने को। पेरेंट्स को मैं क्लियर एंड क्लियर बता दूं, इन क्लासेस के पीछे भागना बंद कर दीजिए। भले आज मेरा सेमिनार कुछ क्लासेस वाले भी आप में से अगर कोई देख रहे होंगे या वाया वाया पहुंचेगा तो शायद वो मेरे ऊपर भी धावा बोलेंगे कि मैम आपने तो हमारी क्लासेस बंद करने के फरमान करवा दिए। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज का कहीं हमें रिजल्ट मिलता हो तब उसका बेनिफिट है। ये इस तरीके की क्लासेस वाले सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे जैसे पेरेंट्स को लूटने के लिए बैठ गए हैं, अपनी अपनी दुकानें खोलकर, अपना अपना बाजार लगाकर। एक चीज आप मानकर चलिए कि जितना आज हम अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, जितना हम अच्छा कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा करेगा आपके बच्चे के लिए? चाहे आप उसको 10,000 रुपए महीना भी दे रहे हैं, वहां फीस भर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं आएगा उस बच्चे के साथ जो आपका है। तो बीइंग अ पेरेंट सबसे पहली और सबसे लास्ट जिम्मेदारी, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आप ही की बनती है। जो पर्सनैलिटी डेवलप आप अपने बच्चे की कर सकते हैं वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। आज एक छोटी सी चीज यहाँ ये समझिए, मान लीजिए कि आपके बच्चे के ऊपर येलो कलर सूट नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसे येलो ड्रेस पहनाकर किसी फंक्शन में भेज दिया, किसी पार्टी में भेज दिया, क्या किसी को फर्क पड़ेगा वहां पर? हार्डली उसके 2 या 4 फ्रेंड्स उसको एक आध बार बोल देंगे कि यार तेरे ऊपर ये येलो ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, या तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी नहीं लग रही है, व्हाटएवर। लेकिन आपको जब से आपका बच्चा घर से गया है तब से आपको ये चीज पता है कि मेरे बच्चे पे ये अच्छा नहीं लगता है। यही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जितनी चिंता, जितना अटैचमेंट, जितनी फीलिंग्स आपको आपके बच्चे के साथ है वो कोचिंग क्लासेस वालों को कभी हो ही नहीं सकता। दैट इज ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग्स, दैट्स इट। जो ट्यूशन क्लासेस आजकल के टाइम पर चल रहे, ट्यूशन क्लासेस से एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आ रही है। मैं अभी लास्ट वीक मेरी सोसाइटी में नीचे किसी काम से निकली तो मैंने देखा
नर्सरी क्लास का बच्चा बैग लगा के और उसकी मम्मी उसको छोड़ने जा रही हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ चला ये बच्चा, मुझे लगा शायद कोई क्लासेस, कोई मतलब जूडो क्लासेस, कराटे क्लासेस ऐसा कुछ होगा। उसकी मम्मी ने बताया कि ये ट्यूशन छोड़ कर आ रही है। मैंने कहा कौन सी क्लास में है? कि नर्सरी में है। आई वॉज टोटली नॉट ओनली सरप्राइज, आई वॉज इन शॉक। नर्सरी क्लास का बच्चा और ट्यूशन, मतलब हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ जाता जा रहा है। इसमें गलती हम पेरेंट्स की है, क्योंकि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने में, अपने सर्कल में, अपने कामों में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी पार्टीज में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरीके के पोस्टर्स बने आते हैं, फोटोज बनी आती हैं कि एक बेडरूम का सीन है, उसमें एक तरफ मम्मी है, एक तरफ पापा है, बीच में बच्चा है, और तीनों के तीनों अपने अपने फोन लेकर, मोबाइल लेकर उसमें बिजी। तो क्या इतना जरूरी है मोबाइल का यूज कि आप अपने बच्चे को 1 घंटा 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकते? आप इस छोटी सी चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपके पास आपके बच्चे के लिए 1 घंटा 2 घंटे का टाइम नहीं है, तो वो ट्यूशन वाले, वो कोचिंग वाले, जो आपके बच्चे के कुछ लगते ही नहीं है, या आपका बच्चा उनका कुछ नहीं लगता है, वो उसको सीरियसली टाइम देंगे? सोच कर देखिएगा, विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा इस बात। इसलिए मेहरबानी करके सभी पेरेंट्स से मैं आज ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे जैसे अब एग्जाम डेज पास आ रहे हैं, प्लीज बच्चों का कंपैरिजन करना बंद कीजिए, उनके मार्क्स कंपेयर करने बंद कीजिए क्लास के दूसरे बच्चों के साथ। हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के बीच में, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन उस कंपटीशन के लिए आप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना, उनको डिप्रेशन में लाना, उनके माइंड में नेगेटिविटी भरना, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक घर का एटमॉस्फेयर हेल्दी और पॉजिटिव नहीं होगा, बच्चा पॉजिटिवली ग्रो नहीं कर पाएगा। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात आज कह रही हूँ, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, लेकिन चूंकि मैं खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, और उसमें हमें जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, 3rd ईयर की मैं आपको बताऊँ, उसमें हमें आता है सब्जेक्ट चाइल्ड साइकोलॉजी, कि बच्चे को उसकी साइकोलॉजी समझ के हमें कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। एक एग्जाम्पल इसमें आप देखिए कि जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, हार्डली 1 ईयर का, 1.5 ईयर का, या 8 मंथ्स का, क्या वो बच्चा उतना कुछ समझता है हमारी बातों को? नहीं। वो क्या समझता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्रेशंस। हमने थोड़ा सा ऐसे मुंह बनाया, बच्चा रोने लगेगा, उसे तुरंत समझ में आता है कि मेरे ऊपर कोई गुस्सा करने वाला है या मुझे डांट पड़ने वाली है। हम उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं, बच्चा भी स्माइल करता है। दैट इज मेंटल कनेक्शंस, दैट इज मेंटल साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की साइंस। आप जैसा बिहेवियर, जैसा एटमॉस्फेयर, जैसा माहौल घर में क्रिएट करेंगे, आपके घर में वैसा ही माहौल अल्टीमेटली क्रिएट होने वाला है। आपके बच्चे वैसा ही व्यवहार करने वाले हैं। आज साथ के साथ आपको एक बात और मैं कह दूं कि अपने बच्चों में चैरिटी की आदत जरूर डालिए, उनको अभी से ये चीजें जरूर सिखाइए, क्योंकि घर में जब बच्चा अपने पेरेंट्स को चैरिटी करते हुए देखेगा, क्योंकि जो प्ले स्कूल्स होते हैं ना, आपको पता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं? उनका मेन जो सिद्धांत है, उनका जो मेन प्रिंसिपल है, वो क्या रहता है? आप कभी भी किसी प्ले स्कूल की पीटीएम में जाइए, वहां की टीचर्स आपको सबसे पहली और सबसे आखिरी बात एक ही कहेंगी टिल द एंड, कि आपका बच्चा वो कभी नहीं करेगा जो आप उससे करने के लिए कहेंगे। आपका बच्चा वो करेगा जो वो आपको करते हुए देखता है। इसलिए पहले खुद को अमेंड करिए, अपने खुद के बिहेवियर को अमेंड कीजिए, उसके बाद आप बच्चों से कोई उम्मीद कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले सेमिनार में बात की थी, जब हम श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात कर रहे थे, तब भी मैंने ये कहा था कि आज कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा आफ्ताब बने या श्रद्धा बने। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे की कंपनी कैसी है, हमारा बच्चा कैसे लोगों में उठता बैठता है,
कैसे माहौल में उसका आना जाना है, कैसी पार्टीज में वो जाता है, क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो यूज कर रहा है, हर चीज मैटर करती है। और ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिल करके क्या बनाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। सारी बात घूम फिर कर आती है एक गुरु पर। बहुत पहले से हम ये चीज सुनते आ रहे हैं कि हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, जो हमें बोलना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है, हमें खाना सिखाती है, हर चीज। दूसरा गुरु पिता, एज ए फादर। तीसरा गुरु जो स्कूल के टीचर्स। और तीसरा गुरु वास्तव में वो गुरु होता है जो हमें वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफर तय करवाता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है, लाइक एक ब्लैंक पेपर, लाइक अ ब्लैंक स्लेट, उसके ऊपर लिखा जाता है, फिर वो बनता है एक पर्सन। लेकिन जब उसे घर से, स्कूल से, उसके फ्रेंड सर्कल से, हर तरफ से एक अच्छा माहौल मिलता है, पॉजिटिव व्यूज मिलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं, जब उसे हर तरफ से एक अच्छा माहौल मिलता है, तब जाकर बनता है एक अच्छा व्यक्तित्व जो समाज के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए अपने बच्चों को एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर लेकर जाएं। मार्क्स के पीछे मत भागिए, रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए, क्योंकि एक अच्छा व्यक्तित्व ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो आइए हमारी भारतीय संस्कृति को बचाएं, हमारे नैतिक मूल्यों को बचाएं, और तभी हम सब मिलकर एक अच्छे समाज, एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। और जाते जाते आप सभी से एक बात जो मैं हमेशा अपने हर सेमिनार में कहती हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। माना कि जीना जरूरी है, मगर जीने के लिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अगले सेमिनार में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। ये नीचे आपको चैनल के नीचे सब्सक्राइब का जो लिंक दिख रहा है, जो बटन दिख रहा है, इसे प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एक सबसे ज़रूरी बात कि आप सभी के वैल्यूएबल फीडबैक के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। इसलिए आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी ज़रिए हम जुड़ सकते हैं। और यदि आपको मेरे ऑफलाइन सेमिनार्स के बारे में भी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और मिलते हैं एक नई बात के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, थैंक यू।